प्रयागराज में भूमि पूजन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौशाम्बी में थे, जहां पर उन्होंने साफ साफ ऐलान किया कि माफिया के कब्जे से खाली कराई गई जमीनों पर सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं बल्कि अब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। जिन पेशेवर माफियाओं ने पिछली सरकारों में गरीबों की, व्यापारियों की सरकारी संपत्ति को हड़प करके बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई थी, आपने देखा होगा प्रदेश सरकार का बुलडोजर तक चला तो सभी बड़ी बड़ी हवेलियां नीचे गिरती हुई दिखाई दी। और आज हम प्रयागराज में ऐसे ही एक माफिया से, कब्जा से मुक्त करी संपत्ति पर गरीबों के लिए एक नई आवास योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ये केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं होगा, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ऐसे ही गरीबों के पास, जिन गरीबों के पास कोई जमीन नहीं, कोई मकान नहीं, उन गरीबों को माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर आवास की सुविधा देने का कार्य सरकार करेगी। अभी प्रयागराज से आप इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। तो आपने देखा योगी सरकार का अब उनकी एक नई मुहिम। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राकेश जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर अजीज खान हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। शिवम त्यागी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी, यूं तो पहली नजर में कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि जो काम आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया, बाहुबलियों से कब्जे से छुड़ाई गई जमीन को गरीबों को देना, गरीबों के लिए मकान बनाना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सवाल ये उठा रहे हैं पूछने वाले, खासकर विपक्ष, कि ये सब कुछ चुनाव से ऐन पहले क्यों? नहीं, चुनाव से ऐन पहले नहीं। मैं आपको याद दिलाऊंगा सौरभ जी की जब भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2017 के चुनाव से पहले संकल्प पत्र अपना जारी किया था, तो उस संकल्प पत्र में हमने कहा था कि हम एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाने का काम करेंगे। हमारा पहला संकल्प था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। और हमने अपने संकल्प को लागू करके दिखाया है। जब 150 से ज्यादा अपराधियों को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया, तब उत्तर प्रदेश पे एक भरोसा कायम हुआ कि अब अपराधियों की जो पैरेलल व्यवस्था चला करती थी, वो पैरेलल व्यवस्था अब नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में अपराधी खाकी वर्दी के ऊपर गोली दागा करते थे, अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा था और पुलिस का मनोबल इतना कम हो गया था। आज यही पुलिस है जो अपराधियों पर आज एनकाउंटर कर रही है। जो पुलिस पर गोली चलाता है उसको गोली का जवाब गोली से दे रही है। 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति आज हमने जब्त करने का काम किया है। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष की सरकार में हमने जो एक पैरेलल सत्ता चलती थी, इसको हमने ध्वस्त करने का काम किया है। और ये बुलडोजर, केवल बुलडोजर चला करके हमने इन भूमाफियाओं की संपत्ति नहीं गिराई है, बल्कि जनता के बीच में जो टूटा हुआ भरोसा था, उस टूटे हुए भरोसे को स्थापित करने का काम किया है। आज 76 गरीबों को जो मकान मिल रहा है, ये केवल 76 गरीबों को मकान नहीं है, ये भरोसा है कि आज आपके घरों को कोई जमुनदेव नहीं कर सकता, आपके घरों को कोई आपके घर से कब्जा करके बाहर नहीं निकाल सकता है। वरना यही उत्तर प्रदेश में आजम खान जैसे कैबिनेट मंत्री तमाम गरीबों की, मजलूमों की जमीनों को कब्जा करके उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर एक बड़ी सल्तनत खड़ी करने का काम किया था। आज कहां आश्रय है? आजम खान जेल की सलाखों के पीछे है। और उन तमाम गरीबों उस पर तो आरोप, मैं अगर सिर्फ आजम खान की बात करें तो उस प्रकरण में तो आप पर आरोप है कि एक व्यक्ति ने, ये विपक्ष कहता है, खासकर सपा के लोग, एक व्यक्ति तो एक यूनिवर्सिटी बना रहा था, उसको जेल में डाल दिया। यूनिवर्सिटी बंद करना चाहते हैं आप? नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं बंद करना चाहते हैं। आजीवन चांसलर बन करके अली जौहर के नाम पर किस प्रकार से गरीबों की सरकारी जमीन पर, और समाजवादी पार्टी का तो नारा हुआ करता था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अच्छा। जो जमीन इनको दिखाई पड़ती थी कि जो समाजवादियों का नारा है खाली प्लाट हमारा है, जहां कहीं खाली प्लाट दिखा तुरंत लाल टोपी लगाई और समाजवादी पार्टी का झंडा लिया और गाड़ दिया। लेकिन यही भूमाफियाओं पर आज हमने काम किया है। एंटी भूमाफिया पोर्टल बना करके हमने उसको ओपन किया कि कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी दलित, कोई भी विधवा महिला अपनी शिकायत को पंजीकृत कराएगी और उसका तय समय सीमा के भीतर हम निस्तारण करने का काम करेंगे। और आज अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो या मुकीम काला जैसे लोग हो, तमाम सारे ऐसे अपराधी जिनकी दहशत व्याप्त होती थी, कई जिलों में इनकी दहशत व्याप्त होती थी, आज प्रयागराज के लोग
कितना संतोष महसूस कर पा रहे होंगे कि जब मुख्तार अंसारी पर, अतीक अहमद पर इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। अच्छा ठीक, डॉक्टर अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है खान साहब आपका। आपने सुना होगा राकेश त्रिपाठी जी को, और आपके लिए जो नारे वो बता रहे थे कि आप लोग जो कहते थे ये खाली प्लॉट हमारा है और लाल झंडा गाड़ दिया वहां जाकर के, जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, और आज माफियाओं से जमीन छुड़ा करके इनकी सरकार दावा कर रही है हम गरीब के लिए घर बना कर दे रहे हैं। देखिए सौरभ जी, अगर ये 1731 वर्ग मीटर जमीन को कैप्चर करके अगर ये कहते हैं कि मैंने बड़ी कार्रवाई कर दी माफियाओं पर, तो मुझे लग रहा है ये जनता को गुमराह ना करे। अगर ये वाकई में इन्होंने कार्रवाई की होती और किया होता तो ये जरा नाम बताएं, 4 आदमियों के अलावा ये बार बार नाम लेते हैं, तो ये 4 ही माफिया पूरे उत्तर प्रदेश में है। मैं बताऊं ना माफिया कौन कौन है राकेश जी, सुनिए। ब्रजेश सिंह कौन है, 106 मुकदमे उनके ऊपर है। धनंजय सिंह कौन है, 46 मुकदमे उनके ऊपर है। राजा भैया कौन है, 31 मुकदमे उनके ऊपर है। डॉक्टर उदयभान सिंह की कौन है, 83 मुकदमे उनके ऊपर है। अशोक चंदेल कौन है, 37 मुकदमे उनके ऊपर है। विनीत सिंह 35 मुकदमा, ब्रजभूषण शरण सिंह 35 मुकदमा, चुलबुल सिंह 53 मुकदमा, मोनू सिंह सोनू सिंह 57 मुकदमा 48 मुकदमा, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमा, बादशाह सिंह 88 मुकदमा। एक पूरी लिस्ट है। कार्रवाई किया आपने, कितना बुलडोजर चलाया, और जो सबसे बड़ा बुलडोजर चलना चाहिए, जो किसानों को कुचल दिया आपके गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री, उनके साहबजादे ने किसानों को कुचल दिया। वाकई में अगर आपको कार्रवाई करने का शौक था और कार्रवाई करते, मैं आपको समझता आप निष्पक्ष हैं, तो कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन आप कार्रवाई किस पर करते हैं? एक निर्दोष पर करते हैं, जिसने यूनिवर्सिटी बनाई, एजुकेशन को प्रमोट किया, तो उसमें हर तबके का शख्स उसमें पढ़ना चाहता था। गरीब अमीर अच्छे बुरे सारे लोग उसमें एजुकेशन ले रहे थे। उस यूनिवर्सिटी को आपने गिराने का काम किया। ऐसे शख्स को आपने जेल में लाकर बंद कर दिया, 120 मुकदमा उनके ऊपर लाद दिया। ये कहीं ना कहीं ये जनता देख रही है, क्योंकि आप कार्रवाई माफियाओं पर नहीं करना चाहते, आप माहौल को बदलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के माहौल में ध्रुवीकरण का माहौल पैदा करना मैं चाहते हैं। अच्छा हाँ जी, आपने जो बात कही मैं इसी पे आ रहा था डॉक्टर खान। ये संयोग नहीं लग रहा कि ये जितने नाम बताते हैं गैंगस्टर्स के, और उसमें आजम खान साहब का भी नाम शामिल कर लेते हैं, वो सब मुसलमान हैं, और आपने अभी जितने अपराधियों गैंगस्टर्स के नाम गिनाए, तथाकथित गैंगस्टर्स के, वो सारे हिंदू हैं। भाई ऐसा कैसे है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कोई मुसलमान गैंगस्टर नहीं दिखता और बीजेपी को कोई हिंदू गैंगस्टर नहीं दिखता? ये कैसे हो सकता है? सौरभ जी बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। ये जो मैंने नाम बताए हैं, ये बीजेपी में ये लोग हैं, शामिल हैं। लेकिन जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की बात ये करते हैं, ये समाजवादी पार्टी में नहीं है। पहली बात तो ये समझ ले, क्लियर हो जाए। और रही बात माननीय आजम खान साहब का, तो गैंगस्टर नहीं है, ना वो माफिया है, ना वो डकैत है। वो एक बहुत ही शरीफ इंसान है और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। जो मैंने फेहरिस्त दी है, ये बीजेपी के। अच्छा चलिए ठीक, मैं आपने भी जितने नाम लिए थे उसके बारे में इनसे पूछता हूं राकेश त्रिपाठी जी से। आपने राजा भैया समेत ब्रजेश सिंह जितने भी नाम लिए उसका जवाब मैं इनसे लेता हूं। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को आप गैंगस्टर मानते हैं या नहीं, और उनकी कब्जाई जमीनों पर अगर बुलडोजर चले और उस पर गरीबों के मकान बने तो यह स्वागत योग्य है या नहीं? सर, अगर उन्होंने गलत काम किया, बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वो माफिया है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसी का जमीन कब्जा कर रहे हैं, उन पे बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन ये लोग जो बीजेपी में हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैंने आपसे कहा ना, मैं अभी आपसे बात खत्म करके राकेश जी से उसी के बारे में पूछूंगा, बिल्कुल क्लियर पूछूंगा। लेकिन मैं बिल्कुल पूछ रहा हूं, आजम खान साहब की एक लंबी चौड़ी पॉलिटिकल पारी रही है, तो इसलिए मैं उनका शुमार जो मैं मुख्तार अंसारी अतीक अहमद के लिए नहीं करता। लेकिन मुख्तार अंसारी अतीक अहमद को खुले दिल से गैंगस्टर कहने में क्या दिक्कत है? बच्चा जानता है गैंगस्टर है। सर, मैंने कहा वो कोर्ट में मसला है, किस मुद्दे में वो, ये देखिए कोई बात में नहीं है। वो कोर्ट क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर, बचाव नहीं कर रहा हूं ना, वो मेरे पार्टी के हैं। साफ कहिए, हाँ वो हाँ है गैंगस्टर ना। सौरभ जी मुझे मौका दे सर, बोलिए। लेकिन जो नाम मैंने बताया वो इनके पार्टी में शामिल है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, वो जिस भी केस में लिप्त है, वो बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम उनका बचाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो इनके पार्टी में, अब जितने नाम आपने लिए थे उसके बारे में ठीक है राकेश जी जवाब देंगे। ठीक, बहुत सारे नाम लिए थे, आपने सबके नाम सुने होंगे। ये गैंगस्टर नहीं है, अपराधी नहीं है? नहीं, बिल्कुल गैंगस्टर है। जो गैंगस्टर है वो अपराधी हैं। हमने जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर कभी भी अपराधियों को नहीं देखा, उसके अपराध की प्रकृति के आधार पर देखा है। हम चाहे संजीव माहेश्वरी जीवा हो, चाहे रामू द्विवेदी हो, चाहे बबलू श्रीवास्तव हो,
हमने किसी प्रकार, या कुंटू सिंह हो, मैं अपराधियों की महिमा मंडन के लिए उनके नाम गिनाना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि अजीज खान साहब ने कहा कि उनके नाम गिना दीजिए, मैंने जो नाम गिनाए वो चाहे मुख्तार अंसारी का हो या अतीक अहमद का हो, जिनको राजनीतिक तौर पर संरक्षण प्राप्त था सपा बसपा की सरकारों से। क्या यह सच नहीं है कि सिकमतुल्लाह अंसारी को अभी अभी समाजवादी पार्टी ने बड़े शान शौकत के साथ ज्वाइन कराया है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि मुख्तार अंसारी को वाया रास्ते ओम प्रकाश राजभर आज समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाने के लिए एक रास्ता तैयार करने का काम कर रही है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि अतीक अहमद को लगातार संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि 90 इनके गैंग के सदस्यों को आज हमने जेल भेजने का काम किया है, इनकी संपत्तियों को आज हमने कुर्क करने का काम किया है, उस पर बुलडोजर चलाने का काम किया है? और जब जब आज योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चलता है तब तब अखिलेश जी को बहुत दर्द होता है, क्योंकि अखिलेश जी की सरकार में ही ये सारी अवैध संपत्तियां खड़ी हुई थी। ये तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में अधिकांश गैंगस्टर आपकी पार्टी में, इनका दावा अधिकांश गैंगस्टर आपकी पार्टी में। अब ये देखिए क्या है, अजीज खान साहब को शायद जानकारी नहीं है या शायद जल्दबाजी में बोल गए। राजा भैया का नाम ये माफियाओं की सूची में ले रहे हैं, इनकी सरकार में मंत्री थे, अभी 5 साल पहले इनकी सरकार में मंत्री थे, अब राजा भैया का नाम ले रहे हैं, अब धनंजय सिंह का नाम ले रहे हैं। अरे भाई किसने लड़ाया है चुनाव? किसने पुष्पित पल्लवित किया है? वही बहुजन समाज पार्टी ने सांसद बनाया, जिनके साथ अभी बुआ बबुआ ने गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। आप सोनू सिंह मोनू सिंह का नाम ले रहे हैं, किसने उनको विधायक बनाने का काम किया? बहुजन समाज पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने उनको संरक्षण देने का काम किया। ये जितने नाम आपने गिनाए हैं, ये सारे नाम उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकारों के दौरान लगातार बढ़ने का काम किया है। ठीक है राकेश जी, जरा 2 मेहमान और जुड़े हमारे साथ, उनके पास में जाऊं, इसका जवाब डॉक्टर खान देंगे आपको। हमारे साथ आदिल हुसैन जी AIMIM से जुड़े हैं, शिवम त्यागी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है आप दोनों का। चूंकि मामला अतीक अहमद से जुड़ा है, अतीक अहमद AIMIM के मेंबर हैं, पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो इसलिए आदिल हसन साहब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में जाएं और कहें कि गैंगस्टर अतीक अहमद के कब्जे से सरकारी जमीन छुड़वाई और अब यहां गरीबों के मकान बनेंगे। बताइए क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया की मुख्यमंत्री पर भी आपराधिक मामले बहुत हैं। मुख्यमंत्री का भी जब आप चुनाव आयोग में जो हलफनामा है उस पर भी बहुत है, ब्रजेश पाठक जी पर भी, और फेरिस्त है, सेंगर से लेकर दूसरे लोग भी हैं जो बीजेपी का, जिस पर आपराधिक मामला और मुख्यमंत्री कैबिनेट से पास करके वो वापस लिए। वेस्टर्न यूपी में संगीत शो हो या दूसरे लोग हो, आपने देखा है। तो हम लोग उनको बोले अपराधी मुख्यमंत्री है, अपराधी चीफ मिनिस्टर, क्या ये ठीक रहेगा? एक संविधान के पद पर है, अपना केस वापस ले रहे हैं मुख्यमंत्री। क्या देश नहीं जान रही? हाईकोर्ट से भी फटकार लगी उन्हें, हाईकोर्ट ने भी कहा कि आपको ट्रायल पूरा कराना पड़ेगा, हाईकोर्ट में आके आप मामला रखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो आप हटा रहे थे। क्या ये क्या बोला जाए? मुख्यमंत्री पे क्रिमिनल केस नहीं है क्या? ब्रजेश पाठक जी पे नहीं है क्या? संगीत सोम पे नहीं है क्या? बीजेपी में 57 MLA मिनिस्टर है जिस पर क्रिमिनल केस है और संगीन मामले हैं। बताइए आप लिस्ट निकालिए, मुख्यमंत्री पर जो मुकदमा लगाओ और लिस्ट निकालिए अतीक अहमद पर, मुख्तार अंसारी पर जो मुकदमा लगाओ, आप लगाइए ना। बनने से पहले MP थे। अरे भाई मैं कह रहा हूं आप लिस्ट निकालिए कि मुकदमे क्या है, मुकदमे क्या है? हत्या का मुकदमा, डकैती का मुकदमा, दंगा कराने का मुकदमा, हत्या कराने के प्रयास का मुकदमा। ये इस पार्टी को, इस ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में आप लाते हैं और आपको लगता है इससे आपको वोट मिलेगा? मंत्री पर भी वही धरना है, आप देख लीजिए। अरे अपराधी व्यक्ति को आप, वो अपराधी व्यक्ति को पार्टी ज्वाइन करा करके क्या पाएंगे आप? बताइए ये। अरे भाई तो मुख्यमंत्री पे कौन ऐसा संगीन मामला नहीं है, जरा बतलाइए ना। अब मैं तो पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए ना कौन से हैं। अरे बता दीजिए कौन से, मैं तो पूछ रहा हूं। आपको सीएम का एफिडेविट अभी आपको निकाल के दिखा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका आपको दिखा रहे हैं। और मेरे राकेश जी पेशे से वकील हैं, आपको और बतला देंगे। पेशे से वकील है राकेश भाई, वो अच्छे से आपको बतलाएंगे। मुख्यमंत्री से ज्यादा इनको मुझे हैरानी इस बात की है कि अतीक अहमद की बात हुई और आपने मुख्यमंत्री की तुलना की अतीक अहमद के साथ। शिवम त्यागी। सौरभ जी नमस्कार। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है, इस देश में ये देश अच्छी तरीके से जानता है कि यहां पर नेताओं पर तमाम तरह के राजनीतिक देश विद्वेष में चुनाव में मुकदमे हुए हैं। इस देश में जब अमेठी में खुद कुमार विश्वास गए थे तो उनको 12 रुपए चुराने के केस में एक मुकदमा किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 रुपए में किसी नेता पर मुकदमा करा देना। जहां तक बात आदिल हसन की है, मैं कहना चाहता हूं कि आपको शायद थोड़ा पता नहीं है, 2012 में जब अखिलेश यादव आए थे सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए चार्जेस और जांच खत्म की थी और मुकदमा भी वापस ले लिया था, जो 23,000
कि कांस्टेबल भर्ती में 2003-2004 में उन पर लगाए गए थे। खैर वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रयोगशाला रहा है दंगाइयों की, गैंगस्टरों की, गुंडों की, कि इनकी एक पैरेलल सरकार चलती थी यहां पर। आप मानेंगे कि ये अपने एरियो के सुपर मुख्यमंत्री थे, और सिर्फ अतीक अहमद और इसके अलावा यही लोग नहीं, ददवा, ठेकुआ से लेकर 2003-2004 बांदा से लेकर तमाम ऐसी जगहें हैं कि समाजवादी हो और चाहे बीएसपी हो, उस जमाने में मुख्यमंत्री गैंगस्टरों के घर जाते थे और आज उनके घर पर जेसीबी मशीन जाती है गिराने के लिए। मैं कहता हूं एक टोटल मॉरल चेंज हुआ है उत्तर प्रदेश में। नहीं, ओवैसी जी तो ये कहते हैं, शिवम त्यागी जी, कि नाम अगर अजय कुलदीप, संगीत सुरेश कपिल होगा तो वो लोकप्रिय नेता होगा, नाम अगर मुख्तार होगा, अतीक होगा तो वो बाहुबली होगा, गैंगस्टर होगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से ओवैसी जी का लास्ट भाषण आपने सुना था, अगर इस हिसाब से देखा जाए और भाषणों के आधार पर दंगा भड़काने की बात करी जाए, तो मुझे लगता है उन पर क्या क्या चार्जेस लगने चाहिए, सौरभ जी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि राजनीतिक विद्वेष में लगाए गए मुकदमे और हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, दंगे भड़काना, एक्सटॉर्शन और आर्म्स एक्ट, इन एक्ट्स को आप किसी नेता पर लगाए गए मुकदमों के बराबरी नहीं कर सकते। फॉर दैट मैटर आप देखिए, एक जमाना 90 के दशक का कौन नहीं जानता कैसा था मुख्तार अंसारी का, कौन नहीं जानता उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर लेवल के लोग उसके साथ जेल में गोल्फ खेलने जाते थे, बैडमिंटन कोर्ट्स बने हुए थे वहां पर, कौन नहीं जानता, कौन भूल गया उस व्यक्ति को, शैलेंद्र नाम के उस पुलिस वाले को जिसने पोटा लगाया था शाहबुद्दीन पर, और उसकी हालत फिर मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कर दी थी। ये प्रदेश अच्छी तरीके से जानता है। एक जवाब आदिल हुसैन, फिर मैं जाता हूं बाकी मेहमानों के पास। आदिल शिवम भाई, बीजेपी के लोग पर 83 केस है एडीआर का, देख लीजिए। एडीआर जो है 83 बीजेपी के, जिसमें संजीव बलियान है, सत्यपाल बघेल है, कैलाश चौधरी है, अश्विनी कुमार चौबे, देखने की आवश्यकता नहीं है। और जो शिवम भाई बैठे हैं, सुनिए, शिवम भाई जो बैठे हैं उनके नीचे लिख दीजिए बीजेपी विश्लेषक है। क्यों लिखते हैं चैनल पे राजनीतिक विश्लेषक? अच्छा नहीं लगता है, चैनल का जो क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन उठता है। लिख दीजिए डायरेक्ट, मुझे जवाब दे दीजिए पॉइंट पर। अरे भाई, अगर इनकी सोच अगर मिलती है इनके साथ, अरे भाई इनकी सोच इनके साथ मिलती है तो ये बोलते हैं उस बात को। लिख दीजिए बीजेपी 1, बीजेपी 2। अरे इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? ये तो हम डिसाइड करेंगे। अरे आदिल साहब देखिए, आपका जो काम है आपको करो, आप हमको हमारा काम मत सिखाओ। इनकी सोच जिससे भी मिलती होगी। चैनल की क्रेडिबिलिटी है आपके चैनल की। अच्छा एक बात बताइए, अरे एक बात बताइए ना, जिस दिन ये बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे उस दिन इनके नाम के नीचे बीजेपी नेता ही लिखा जाएगा, उस दिन इनके नाम के नीचे बीजेपी नेता ही लिखेंगे। ठीक, अभी आप अपनी बात बोलिए। अरे आप अपनी बात बोलिए सर। आदिल जी, अरे अपनी बात बोलिए, आपको कुछ कहना है इनसे तो बोलिए। मैं बोल दिया हूँ, हाँ मैं अपनी बात बोल दिया हूँ कि संगीत सोन, बलियान, कैलाश चौधरी और उसके बाद अश्विनी चौबे और ब्रजेश पाठक, सिंगर, इस पर भी जो केस है राजनीतिक विश्लेषक अगर है तो इस पर भी बतला दे कि उस पर क्या हुआ, कार्रवाई क्या हुआ। और अजय मिश्रा और तेनी जो इनके गृह राज्य मंत्री केंद्र के हैं, उस पर भी क्या कार्रवाई की बीजेपी के लोगों ने। राकेश त्रिपाठी जवाब दे आपकी बात का। राकेश त्रिपाठी जी उस पर भी जवाब दे। राकेश त्रिपाठी तेनी पर इनकी क्या प्रतिक्रिया? पत्रकार को बताया, बुला लो। आपने सवाल पूछा, आप सवाल का जवाब सुनिए। देखिए सौरभ जी, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि मुजफ्फरनगर दंगे की वजह से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगभग 6 महीनों तक अशांत रहा था। कई जिलों में महीनों भर तक कर्फ्यू लगाने की स्थिति थी। क्यों हुआ था? क्योंकि आपने आरोपियों को बचाना और निर्दोषों को फंसाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। अगर वास्तविकता में अपराधियों पर कार्रवाई हो जाती तो जनता के बीच में आक्रोश नहीं होता, दंगे नहीं भड़कते। लेकिन निर्दोषों को फंसाना राजनीतिक तौर पर, संगीत सोम और सुरेश राणा पर उस समय रासुका तामील की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने, अखिलेश जी की सरकार ने। क्या हुआ? एनएसए के एडवाइजरी बोर्ड ने खारिज किया और कहा कि यह गलत तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेशन के आधार पर लगाई गई एनएसए थी। उस एनएसए को एडवाइजरी बोर्ड ने खारिज कर दिया जो ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा होती है। देखिए सच्चाई यही है कि आप राजनीतिक व्यक्तियों पर राजनीतिक विद्वेष के आधार पर मुकदमे दाखिल करते रहे। जितने नाम गिना रहे भारतीय जनता पार्टी के, आप बिजली की आवाजाही पर हमने आंदोलन किया तो आप मुकदमा दाखिल कर देंगे। आप कहीं पर अगर मंदिर तोड़ करके वहां कहीं मजार के लिए रास्ता बना रहे होंगे, हमने आंदोलन किया, आप मुकदमा दाखिल कर देंगे। हम जनता के हितों की आवाज, किसानों के लिए हितों की आवाज उठाते रहे तो आप मुकदमा दाखिल कर देते थे। और इन मुकदमों के आधार पर आप हमको अपराधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपराधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर को आप अपराधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। यही सौरभ जी मुझे मौका दें सर चुनाव में पराजय का मुंह दिखाएगी। आप उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री जो सन्यासी है, जिन्होंने अपना सब कुछ समाज के लिए लगा रखा है,
अहरनिश सेवा करने वाले मुख्यमंत्री को अपराधी कहना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप विश्वास के साथ कह रहा हूं, चलिए, उत्तर ठीक प्रदेश के मुख्यमंत्री पर इस प्रकार की नितांत व्यक्तिगत टिप्पणी आपको महंगी पड़ेगी। मैं इसको स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, आप कुछ नहीं महंगी पड़ेगी। जनता की अदालत में सब जानता है, ठोक दो वाली राजनीति मुख्यमंत्री करते हैं, सब लोग जानता है, ठोक दो। अभी अपराधी ठोके जाएंगे, आप अपराधी पुलिस पर गोली चलाएंगे और पुलिस आपके हाथ धार अपराधी पुलिस पर गोली चलाएंगे और पुलिस उसके बाद की व्यवस्था करेगी। अरे ये सपा बसपा की सरकार नहीं है भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर पुलिस पर गोली चलाएंगे तो जवाब गोली से मिलेगा। पुलिस को जो एक मिनट डॉक्टर अजीज खान, योगी सरकार अपने इस 5 साल के कार्यकाल का एक बड़ी उपलब्धि बताती है कि हमने कानून व्यवस्था ठीक की। एक सेकंड, इसको एक अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है इनकी सरकार के अंदर। आरोप आप लोगों के द्वारा लगाया जाता है, जो अभी आदिल साहब कह रहे थे कि ठोक दो वाले मुख्यमंत्री हैं, बस गोली चला, पुलिस को छूट है, बस गोली मार दो, और वो भी सिलेक्टिव आदमी के ऊपर गोली मार दो। मुझे बताइए, एनकाउंटर होगा, गोली चलेगी, पुलिस पर गोली चलेगी, तो क्या पुलिस गोली न चलाए? यह सवाल पूछा जाता है आपसे। देखिए सौरभ जी, मैंने बड़ी पेशेंस से सबकी बात सुनी, मुझे मौका दे। देखिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं। अभी एनएसए की बात कर रहे थे। एनएसए हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 120 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें 94 हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और 70 मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, ये देखिए मेरे पास है। एक बात, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने कहा साहब दंगाई और दंगा और मुजफ्फरनगर दंगा। मैं इनको एक रिपोर्ट देना चाहूंगा, राकेश त्रिपाठी जी नोट भी कर लें। 11 दिसंबर 2018 को हंसराज गंगराम अहीर ने, केंद्रीय मंत्री जो है, वो लोकसभा में उन्होंने बयान दिया कि 2014 और इसके करस्पॉन्डिंग 2017 के एंड में 32% कम्युनल राइट अधिक हुए, जिसमें 44 मौतें हुई हैं। एक बात तो आप जान लीजिए, कम्युनल राइट आपके रिज्यूम में बहुत ज्यादा हुआ है। एक बात और आपको बताऊं, इन्होंने कहा साहब सिब्बतुल्लाह अंसारी को ज्वाइन कराया। अरे बताइए ना कितने केस उनके ऊपर दर्ज है। पहले बात पूरा कंप्लीट होने दीजिए आप, उसके बाद जवाब दीजिए। सिब्बतुल्लाह अंसारी के ऊपर कितने केस दर्ज है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। दूसरी बात, शिवम जी कह रहे थे कि साहब दंगाई दंगा। अरे मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आप अपना गिरेवान झांको ना। गिरेवान में आप ही के केस में आप कह रहे हो साहब कानून व्यवस्था की स्थिति, और हमने इनकाउंटर किए। ये बताइए मुकेश राजभर को आजमगढ़ में किसने मारा फर्जी इनकाउंटर में? रामजी पासी को किसने मारा? सुमित गुर्जर को किसने मारा? बागपत में एक लंबी फहरिस्त है। आपने 8000 इनकाउंटर जो किए हैं, उसमें मैक्सिमम 90% जो इनकाउंटर है वो फेक इनकाउंटर है। एक बात, पहली बात तो ये जानिए, देखिए इनकाउंटर कर देना, ठोक देना कोई हल नहीं है। और रही बात कानून व्यवस्था की, तो हाथरस में रात के अंधेरे में एक बेटी को आप जला देते हैं। आपके कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि व्यापारी गोरखपुर में मुख्यमंत्री महोदय के नाक के नीचे, वहां पर व्यापारी से वसूली के लिए आपका पुलिस तंत्र जो है वो उसको मर्डर कर देता है, मॉब लिंचिंग करता है। आप देखिए इस बात को, कासगंज में एक 5 फीट के लड़के को दिखाया जाता है, कासगंज में आतिफ को कि 2 फीट की हाइट से वो लटक करके उसने आत्महत्या कर लिया। अरे भाई कैसे गुमराह करेंगे? मैं जवाब ले लूं आपकी बात का डॉक्टर साहब, ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूं आपकी बात, मैं आपकी बात का जवाब ले रहा हूं। जी ठीक है, राकेश जी पहले जवाब दे। एनकाउंटर फर्जी, एनएसए के मुकदमे फर्जी और बेलगाम पुलिस का आरोप। देखिए सौरभ जी, किसी भी एनकाउंटर में अगर किसी भी की मृत्यु होती है, किसी की मौत होती है, तो ये वेल सेटल्ड लॉ है। ये एनएचआरसी को जानकारी दी जाएगी, एनएचआरसी इस पूरे मामले की जांच करेगी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी। हर इंक्वायरी में आज तक एक भी इंक्वायरी उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी एनकाउंटर को गलत नहीं ठहराएगी। सारे मामले ये लेकर के जाते रहे हाईकोर्ट। इन्होंने वकीलों की बड़ी फौज लगा रखी है, आदिल जी की भी बहुत सारी फौज है वकीलों की। एक भी मामले को आज तक ये हाईकोर्ट में कहीं गलत नहीं ठहरा पाए। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि किस प्रकार से जवाहर बाग में पुलिस के डिप्टी एसपी की गोली मारकर के हत्या कर दी गई, किस प्रकार से प्रताप के कुंडा में जियाउल हक की किस प्रकार से गोली मार करके हत्या कर दी गई सीओ की। यानी सीओ रैंक के अधिकारी, एसपी रैंक के अधिकारी, पुलिस के सीनियर अधिकारी अपराधियों की गोली का शिकार हुआ करते थे। शहीद मनोज मिश्रा जी लखीमपुर में गो तस्करों को मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन आज हमने इन अपराधियों को उनकी वास्तविक हैसियत दिखाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को मनोबल बढ़ाने का हमने काम किया है कि पुलिस पर खाकी वर्दी अच्छा आदिल साहब अच्छा एक सेकंड आदिल साहब, मैं फिर उस पर आपके पास आता हूं। आदिल साहब ये बताइए, क्या अखिलेश सरकार में कानून व्यवस्था योगी सरकार से बेहतर थी?
सुनिए, मैं अखिलेश सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं पूछना अरे भाई, चाह रहा आप हूं यूपी कि के नागरिक तो है साहब, आप जो इतना क्यों भाजपा उखड़ ने- जाते हैं? मैं कहाँ नहीं, कह रहा हूँ आप प्रवक्ता, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ। टेनी के बेटे ने- नहीं, अखिलेश अरे जी, सौरभ आपकी जी, राय पूछ रहा हूँ सर। आप उन्हीं के पूछे ना पार्टी टेनी है। का, आप टेनी के बेटा ने थार गाड़ी चलाई, इस पर क्या बोलेंगे? गुप्ता जी को गोरखपुर में मारा, पुलिस क्या बोलेंगे? एनसीआरबी डाटा में क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल के केस में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश अव्वल है, क्या बोलेंगे? अरे आदिल भाई, जितने काम, जितनी घटना बता रहे हैं, हर घटना में प्रभावी कार्रवाई हुई है। एक भी घटना ऐसी बता दीजिए। एक एक करके सर, एक एक करके आदिल जी बात डॉक्टर खत्म कपिल कीजिए। को हाईकोर्ट ने टर्न डाउन किया एनआई से, डॉक्टर कपिल का डॉक्टर हाईकोर्ट ने टर्न डाउन किया एनआईसी, उस पर क्या बोलेंगे? 120 में 94 एनएसए को टर्न डाउन किया हाईकोर्ट ने, उस पर क्या बोलेंगे? ये उस पर बदलाव टेनी पर जवाब देंगे। एक उनका बेटा ने कॉन्स्पिरेटर था और गाड़ी किसानों पे चढ़ाया, इस पर टेनी का बेटा तो जेल में ही है ना। अरे तो टेनी का बेटा तो जेल में ही है आदिल साहब, टेनी का बेटा तो जेल में ही है ना। गाड़ी तो मंत्री थी ना, गाड़ी तो मंत्री की थी ना, मंत्री के नाम पे। अभी मुझे कहीं से एक ये सफाई सुनने को मिली थी कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई पर कौन सा मुकदमा दर्ज है, मुख्तार अंसारी के भाई ने क्या किया है। तो ऐसे ये कहते हैं भाई, टेनी साहब के बेटे, टेनी साहब का बेटा वहां मौके पर पाया गया था, जेल में डाल दिया है। जब पिता के ऊपर कुछ पाया जाएगा पिता को कर देंगे, ऐसा ये लोग कहते हैं, ऐसा इनका कहना है। अरे एक सेकंड डॉक्टर खान, आप शॉर्ट, आप कह रहे हैं आपकी बात रह गई थी सर, बहुत शॉर्ट में बोलिएगा। विवेक, मैं शिवम त्यागी के पास जाऊंगा फिर। डॉक्टर जी, सौरभ जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। इन्होंने भी एसएसपी की बात की। मैं कह रहा हूं महोबा में जो मणिलाल पाटीदार अभी फरार है, उन्होंने इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या की थी, आज तक पुलिस आपकी पकड़ नहीं। भाई, कानून व्यवस्था की स्थिति है। और रही बात अभी एनसीआरबी का आंकड़ा चल रहा था, वो तो मैं अभी दूंगा। लेकिन पत्रकारों की बात कहूं कि इंडिया प्रेस फ्रीडम 2020 का रिपोर्ट देखें कि 228 पत्रकारों पर भी हमला हुआ है सर, सौरभ जी, जिसमें 14 पत्रकारों की हत्या हुई है, जिसमें निर्भीक सिंह और रमन सिंह भी शामिल है। एक बात समझिए सर, एनसीआरबी का आंकड़ा है महिलाओं पर उत्पीड़न 23% बढ़ा और उसके सेक्सुअल असाल्ट जो हुए हैं 19% बढ़े। तो कानून व्यवस्था को आप कहां नकारेंगे? अच्छा ठीक है, ठीक। अब मैं आपकी बातों का जवाब दे देता हूं। पहले शिवम त्यागी, बहुत सारे आंकड़े यहां पर पेश किए गए हैं, आदिल साहब ने भी। 10 सेकंड सर, अरे सर, सिब्बतुल्लाह 10 सेकंड सर। हाँ। सर, मैं ये टेनी को सिब्बतुल्लाह से मत जोड़िए। यहां लखीमपुर के केस में टेनी जी उस पूरे एपिसोड में एफआईआर में दर्ज है, उनका नाम शामिल है, उनका नाम शामिल है, सिब्बतुल्लाह का नाम शामिल नहीं है कहीं पे। इसलिए उनसे इस बहस में एक बार मेरे प्रोग्राम में बहस बड़ी लंबी चली थी कि क्या जो भी प्रकरण हुआ था लखीमपुर खीरी में, उसमें जो मंत्री हैं टेनी, उनका नाम था। और बीजेपी के लोगों ने कहा कि नहीं था। उस वक्त किसी ने एफआईआर भी दिखाई थी कि इसमें वो उन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। मैं केवल फैक्ट की बात कर रहा हूं, मैं केवल फैक्ट की बात कर रहा हूं। चलिए ठीक है, अगर आप ऐसी एफआईआर की कॉपी में लिखा है तो आप नहीं है तो बीजेपी के प्रवक्ता प्रस्तुत कर दे। बहरहाल शिवम त्यागी, बहुत सारे आंकड़े दिए गए कि कानून व्यवस्था कैसे खराब हुई है, अपराध कैसे बढ़ा है यूपी में। देखिए, महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है सौरभ शर्मा जी के उत्तर प्रदेश में जिस तरह की पुलिस 2012 से 17 के बीच में और उससे पहले हुआ करती थी, प्रदेश अच्छी तरीके से जानता है। 95% केसेस तो रिपोर्ट नहीं होते थे। इनकी सरकार में पूछ लीजिए, पत्रकारों को लेकर ये बड़ा सेंटी और बड़ा टची हो गए हैं। अजीज खान जी, आपके मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव जी ने एक महिला पत्रकार से कह दिया था, महिला पत्रकार ने सवाल पूछा कि सर वो रेप हुआ था आपके यहाँ पे, कहते वो आपका तो नहीं हुआ ना, तो ठीक है खुश रहिए। आप पत्रकारों को लेकर आप आज इतने सेंटी हैं। अभी 2 दिन पहले एक रैली में आपने एक पत्रकार को पकड़कर इतनी बुरी तरीके से पीटा, पत्रकारों की बात करते हैं। और अगर बेटे या पिता के गलत कामों पर उसके रिश्तेदार को जेल भेजना या फिर उस पर केस चलाना जायज है, तो माफ कीजिए, फिर तो मुझे लगता है इस देश में आपकी पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष या किसी के अध्यक्ष, फॉर दैट मैटर एआईएमआईएम के अध्यक्ष को भी पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अजीज खान जी, आप देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। 120B के तहत अजय मिश्र टेनी का कोई एफआईआर में नाम नहीं है। सुनिए, मैं बहुत देर में डॉक्टर साहब आपको भी सुनना चाहिए, डॉक्टर साहब सुनना चाहिए, आपकी बात सुनिए, आपकी बात इन लोगों ने सुनी। मैं आपसे बेहतर आवाज रखता हूं। अच्छा सुनिए डॉक्टर साहब, आपकी बात सुनी गई, आपकी बात सुनी गई, एक एक करके बोल रहे थे, ठीक सबकी बात आ रही है। अब महत्वपूर्ण बात, अब गलत तो जवाब की बारी आगे, ठीक कर दीजिएगा। अब गूगल कर लीजिए, 12 फरवरी 2016 अखिलेश यादव जी ने खड़े होकर विधानसभा के पटल पर कहा था कि हाँ मेरे कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों को पीटा है और ऐसी चीजों की जरूरत है। गूगल कर लीजिएगा। आप कैसी बात करते हैं? लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में क्या था, उत्तर प्रदेश का नागरिक जानता है। और एक चीज बताइए, ये जो आपने लोगों को माननीय बनाया है, अतीक अहमद को किसने बनाया? आपने बनाया। और मुख्तार अंसारी को किसने बनाया? आपने बनाया। घर जाकर आपने सांसद की टिकट दी। और
इनकी गुंडागर्दी आलम सबको जानने के बाद भी आप इनको लगातार विधानसभा और लोकसभा में चुन चुन कर लाते रहे और आज यहां पर बैठकर बता रहे हैं कि एनसीआरबी का डेटा बढ़ गया। ये कोई एक दिन का जाल नहीं है, ये सुपर मुख्यमंत्री थे आपकी सरकारों में, आप पैर पड़ने जाते थे इनके घर पर। आज सिचुएशन ये है कि इनकी जब ये प्रॉपर्टीज जब्त हो रही हैं तो इनका जो दिया हुआ पैसा था जो शायद समाजवादी के काम आता, जैसे वो परफ्यूम वाला काम आने वाला था, अब वो सारी योगी जी ने जो है गरीबों को दे दी, तो आज इनको दर्द है। चलिए जवाब लेते हैं डॉक्टर खान से। आज योगी जी ने उस विषय पर बोला, आज चूंकि कन्नौज में छापेमारी हो रही थी जीएसटी की टीम की, तो उन्होंने कहा कि पहले जैसे हम आज पैसे का फ्री राशन देते हैं, ये वैसा ही पैसा है जो आज दीवारों से निकल रहा है सपा सरकार के टाइम का। डॉक्टर खान देखिए सौरभ जी, बहुत शानदार बात है। देखिए यही पीयूष जैन है। अब ये ढोंग पीट रहे थे, एक हफ्ते से 4 दिन से ढोंग पीट रहे थे समाजवादी पार्टी से कनेक्शन। जब कनेक्शन बीजेपी का निकला, ये चंदा देते थे ये बीजेपी को, ये रिपोर्ट निकल करके आई है। एक बात और जब चंदा की रकम बढ़ाई गई, मांगा गया, तो उनके घर पे छापा मारा गया। मैं कह रहा हूं नोटबंदी के बाद, सब नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हो गया, जीएसटी लागू करने के बाद खत्म हो गया। कहां से पैसा निकल रहा है? मैं पहला सवाल मेरा है, ये पैसा कहां से निकल रहा है? दूसरी बात, मेरा सवाल यह है कि बीजेपी के पास जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जो चंदा आया 19-20 में, ये 2,500 करोड़ रुपए आया, जबकि 18 और 19 में 1450 करोड़ आया था। 76% चंदा कैसे बढ़ गया? जब चंदा से व्यापारी से मांगा गया अधिक, तब ये रेड हुआ है। और काला धन की बड़ी दुहाई दे रहे थे आप, वो दुहाई कहां से निकली? और रही बात सौरभ शर्मा जी, क्या रजत शर्मा जी से आपका कोई रिश्तेदारी है क्या? शर्मा लगाने से रिश्तेदारी नहीं हो जाती है। हमारे जो एमएलसी है वो पम्मी जैन है और ये पीयूष जैन है, ये बात स्पष्ट होना चाहिए। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी जब हर मामले में फेल हो जाती है, फुट पर आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके का चाल चलने का प्रयास करती है। देखिए पहले पैसे निकले थे अलमारियों से, ट्रंक्स के अंदर भरकर, संदूकों के अंदर भरकर कानपुर से निकाले गए थे, और आज कन्नौज में निकाले गए। तस्वीर चल रही स्क्रीन पर, ड्रम, बेसमेंट से ड्रमों में जो थे वो पैसे पड़े हुए थे, दीवारों के अंदर से तोड़ करके पैसे निकाले गए थे, वो आज पैसे वहां से निकले। बता रहा 10 करोड़ से कुछ ऊपर की रकम है। अब ये खेल जो है 3-4 दिन से चल रहा है कि ये पीयूष जैन कौन है, पीयूष जैन चंदा किसको देते थे? समाजवादी पार्टी को देते थे, समाजवादी पार्टी के बीजेपी को देते थे। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए सच्चाई ये है सौरभ जी कि पिछले 15 दिनों के भीतर जिस प्रकार के इनकम टैक्स के छापे हुए हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी से लेकर के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तक, और उसके बाद अब कानपुर में इतनी बड़ी रेड जिसपे अब तक जो जानकारी आ रही है 250 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिल चुकी है। ये सारे पैसों का उपयोग समाजवादी पार्टी इस चुनाव में करने का प्रयास कर रही थी, और आज जब पकड़ लिए गए हैं तब अपने आप चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब एक ही कड़ी का हिस्सा है, यह सब एक ही प्रकार के इनपुट मिले हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में अपनी काली करतूतों से बड़े पैमाने पर धनराशि इकट्ठा करने का काम किया था। मैं उदाहरण से बताता हूं, उत्तर प्रदेश का बजट जब ये सरकार छोड़ करके गए थे 2,40,000 करोड़ का था, और आज लगभग 6 लाख करोड़ का बजट हमने उत्तर प्रदेश का करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन 10,000 करोड़ का हुआ करता था, 10 लाख करोड़ का हुआ करता था, और आज उसको हम 20 सौरभ जी, मुझे राकेश जी से एक सवाल पूछना है। उत्तर प्रदेश में चाहे खनन का मसला हो, चाहे आबकारी का मसला हो, उत्तर प्रदेश में पैरेलल व्यवस्था चलती थी, यानी सरकार को जितना रेवेन्यू जाता था वो ठीक है। वो देखिए वो आंकड़ों की बात नहीं है राकेश जी, सवाल ये है कि इस पैसे को, एक सेकंड, इस पैसे को जो 250 करोड़ रुपया पकड़ा गया है, इसको कैसे जोड़ रहे हैं आप इनके साथ? सवाल बार बार ये पूछा जाता है। भाई ये लिंक स्थापित करना पड़ेगा किसी को तो, कि ये इस व्यापारी ने बेईमानी करी, टैक्स चुराया, पैसा अवैध तरीके से कमाया, एक तो ये मामला है। आरोप आप ये लगाते हैं कि ये पैसा नहीं इसका नहीं किसी और का है, कि सपा का पैसा है, तो इसके तो लिंक आपको स्थापित करना पड़ेगा। नहीं, लिंक स्थापित करने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी की बौखलाहट अपने आप को ये लिंक बता दे रही है। अखिलेश यादव जी के चेहरे की निराशा बता दे रही है कि उनके तमाम जो आर्थिक स्रोत देने वाले लोग थे वो जब पकड़े गए हैं, तो अखिलेश यादव जी का चेहरा किस प्रकार से उतर गया है, इनके लोग किस प्रकार से ठीक है राकेश, शिवम जी आपको किससे सवाल पूछना है? बनाने वाले लोग हैं। शिवम जी, राकेश जी से 10 शिवम त्यागी राकेश त्रिपाठी से सवाल पूछना चाहते हैं। मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। आदिल साहब, खान साहब, एक सेकंड। शिवम त्यागी राकेश जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, एक मिनट। शिवम पूछिए, शिवम पूछिए। राकेश जी, मैं सिर्फ आपसे इतना सा पूछना चाहता हूं, ये आपकी पार्टी इतनी कमजोर कैसे है? राष्ट्रीय पार्टी है, इतनी लंबी चौड़ी पार्टी है, फिर भी आप एक साल में अपने चंदे को दोगुना ही कर पाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से। समाजवादी पार्टी से कुछ सीखते क्यों नहीं है? एक बिजनेसमैन पर छापा लगा और 1000 करोड़ से ज्यादा निकल आया, 25 किलो सोना। मुझे समझ में नहीं आता कि आप ये इस देश की एकता अखंडता को और इस देश की प्रगति को आगे लेकर कैसे जाएंगे? कमाना सीखिए ना अजीत जी से,
और मेरा एक सवाल और एक छोटा सा जवाब और है सौरभ जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर ये पैसा बीजेपी का होता और अजीज खान और आदिल हसन के मुताबिक ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये तो सब मोदी जी की है, तो ये रातों रात बुला के चुपचाप उठाकर मंगवा लेते ना, ये इतना हंगामा हो हल्ला तो वो कह रहे हैं कि ये व्यापारी ये चंदा दे नहीं रहा था तो रेड करा दी, यही तो आरोप लगा रहे हैं। चुपचाप करा लेते ना रेड, इतना चिल्ला चिल्ली करने की क्या आवश्यकता थी? मैं कहता हूं चुपचाप मंगवा लेते रात को। अब डिपार्टमेंट वैसे एक दिलचस्प बात मैं दर्शकों को बताऊं, आज ये बात जो है आज यह बात अखबार में छपी हुई है कि जो व्यक्ति हैं पीयूष जैन, इनसे पूछा गया कि पैसा कहां से आया, इसका कुछ सोर्स बताइए। तो उन्होंने कहा कि वहां पर खानदानी सोना पड़ा था, हमने खानदानी सोना बेचा है। बोले किसको सोना बेचा है? तो बोले थोड़ा थोड़ा करके बेचा है, और वो पता नहीं कितने किलो सोना था। तो इस व्यक्ति का ये जवाब है, ये दर्शक जाने। तो चोरी करके पैसा कैसे कहां रखा जाता है, और ये हमारे देश में एक पीयूष जैन पकड़ा गया। सोचिए ऐसे कितने होंगे, ऐसे कितने होंगे, और एक कितना अरबों खरबों रुपया ये होगा जो आज ऐसे ही ड्रमों में, दीवारों में, गद्दों में दबा पड़ा होगा, और इसका कोई पब्लिक यूज नहीं है। इस पे तो सहमत होंगे आप? सब निकाला जाएगा सौरभ डॉक्टर साहब, इस पे तो सहमत होंगे? नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये गरीबों के हाथों पर डाका डाल करके जो अरबों रुपए इकट्ठा किए गए ना, ये सब बाहर निकाले जाए। एक से अच्छा, ठीक है डॉक्टर आदिल जी, मैं इनके बाद आ रहा हूं। सर मोदी जी राकेश जी गलत है, महल बनवाइए अच्छा सा, कहां आप ये पब्लिक वेलफेयर में पैसा लगा है? ये काला धन जो है, भ्रष्टाचार और काला बाजारी का जो डबल इंजन है ना, ये कैसे निकल रहा है? डबल इंजन कहां गया? फेल हो गया ना। 7 साल में ये काला बाजारी इतनी बढ़ गई कि एक शख्स के पास 250 करोड़ रुपए निकल रहे। क्यों निकल रहे? सरकार को जवाब देना है। सत्ता में आप बैठे हैं, केंद्र से लेकर स्टेट में कैसे पैसा निकल रहा है? आप जीएसटी कैसे नहीं लिया? आपने इनकम टैक्स क्यों नहीं लिया? ये आपकी लापरवाही है, और आप थोप रहे दूसरों पे थोप रहे हैं। आप अपनी नाकामी को दूसरों पर थोप रहे हैं। आज आपको जब चंदा देने से मना कर दिया तो आप उसको रेट करा करके अब समाजवादी को थोप रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज थोड़ी दबी हुई आ रही है, लेकिन समझ गया आप जो आप कह रहे थे। आप कह रहे थे कि ये जिम्मेदारी इनकी है कि पैसा क्यों, ऐसा पैसा कैसे कोई जमा कर सकता है, ये इसको रोका क्यों नहीं गया? अबे आप राकेश जी एक साथ जवाब दीजिएगा। आदिल हसन कुछ कहना चाह रहे थे इस पर। जी आदिल हसन। सौरभ जी जरा पूछ लीजिए कि नीरव मोदी, मेहुल भाई चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, इनके जो रिश्तेदार है, ताल्लुकात है, उस पर 7 साल में क्या कार्रवाई हुई? अब पूरे देश ने देखा। बंगारू लक्ष्मण ने पैसा लिया था, तहलका का आपने कैसेट देखा होगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उस पर भी बीजेपी चाल चरित जो है अपना नहीं बताए। नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, संजय गुप्ता, जो इतनी बड़ी फेरिस्त है बीजेपी के पास, जो विदेश भागने में किस तरीके से लोगों से मिले और बीजेपी का संरक्षक था, उस पर भी बीजेपी से पूछ। मेरे पास समय सीमित है, बल्कि खत्म ही हो गया है। अब ये जो सारे मामले हैं, तस्वीरें जा रही हैं, खबरें छपती हैं, हम भी दिखाते हैं, दुनिया वोटर भी देख रहा है। अब किसके मन में क्या बात आ रही है? आदिल साहब की बात घर कर रही है, डॉक्टर खान की कर रही है, राकेश त्रिपाठी, शिवम तैयारी कर रही है। चुनाव होगा, पता चल जाएगा, लेकिन आपसे तब तक हमारी भेंट रोज होती रहेगी। धन्यवाद डॉक्टर अजीज खान, राकेश त्रिपाठी, आदिल साहब और शिवम जी, आपका बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।